अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यू सैट और कैटेगरी है हमारी मेडिकल की। कि जो तो कैंडिडेट आफ्टर एफएससी अगर वो फर्दर किसी भी मेडिकल कॉलेज में या आगे वो सपोज उसमें अगर वो अप्लाई करते हैं एमकेट के लिए, तो वो उनका क्लैरिफाई नहीं होता। तो फिर वो अगर आगे उन्होंने बीसीएस करना है, सॉरी, अगर उन्होंने बीएससी करनी है या जब मेडिकल किसी भी ब्रांच में जाना है, तो उसके लिए उनको एक यू सैट का टेस्ट है, वो पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वो अगर उसको क्लैरिफाई करते हैं तो ही वो आगे उनको फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। आज हम यू सेट एम को लेके हम इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन, तमाम कोर्स क्राइटेरिया, तमाम टाइम ड्यूरेशन इसका कि कितनी बार आप दे सकते हैं, इसके जो आपके जो कोर्स क्राइटेरिया जितना भी उन्होंने बताया किसी ने, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यूथ है इसका स्टैंड बाय क्या है। अक्सर कैंडिडेट्स उनको यही नहीं मालूम होता कि हमारा जो जो स्टैंड बाय है या जो हमारा जो हम कर रहे हैं वो है क्या। अक्सर को पूछते हैं भाई बताओ यू सेट है क्या, तो वो आगे से खामोश होते हैं कि हमें पता नहीं, बस ये पता कि हमें टेस्ट देना है। तो ये जान लेते हैं कि यू सेट का स्टैंड बाय क्या है। यू सेट का जो वर्ड है ये बना चार स्पेल से बन के। सबसे पहले यू है उसका, उससे बनता है अंडर ग्रेजुएट। फिर एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है यू सेट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया ना इसका स्टैंड बाय। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें ने जो आपका यू सेट एम है उसकी एक कैटेगरी दी है, उसका क्राइटेरिया एक दिया है कि 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन उसने की है वो कैसे की है। उसके बेसिकली दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो आपका फर्स्ट है वो 75% का है, और जो सेकंड है वो 25% का है। तो इन सब की डिवाइडेशन भी अलग अलग से है। जो 75% आपका है वो एमसीक्यूज बेस है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। उसमें बेसिकली आपके 5 जो टॉपिक हैं, वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का आपका है। फिर क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है या एबिलिटी, वो आपकी 25 मार्क्स की। फिर फिजिक्स 10, जो फिजिक्स है वो आपका 8 नंबर का है। केमिस्ट्री आपका 8 नंबर का है। बायो आपकी 14 नंबर की है। तो ये 14 MCQ थी टोटल का, अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 75 बनते हैं। तो जो वर्बल एबिलिटी है इस पर बात कर लेते हैं। इसके ने जो है आगे फर्दर सी कैटेगरी क्रिएट की है कि जो एनालॉगी है वो आपके 5 हैं। फिर सनोनिम एंटोनिम है वो 4 है। फिर सेंटेंस कंप्लेंशन है वो आपकी 5 नंबर की है। फिर कंप्रीहेंशन है ये 6 नंबर का है। ये 6 MCQ आपको आने हैं। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके 20 मार्क्स MCQ बनते हैं। फिर आपका क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है उसके 25 हैं। उसकी भी उसने ने कैटेगरी एक दी है। अर्थमेटिक आपका 6 MCQ आपको आने हैं। अलजबरा एंड फंक्शन है वो 4 है। फिर ज्योमेट्री वो 3 है। इक्वेशन वो 3 है। फिर स्टैटिस्टिक्स है वो 3 है, वो भी आपको उसके 3 MCQ आने हैं। फिर सिनेरियो बेस या आपका मेंटल मैथ है वो आपका 6 है, उसके MCQ आपको आने हैं। तो टोटल कैलकुलेट करें तो ये 25 बनते हैं। फिजिक्स के आपके 8 हैं, मैं पहले बताया आपको। फिर केमिस्ट्री उसके 8 हैं। बायो उसके 14 MCQ आपको आने हैं। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 75 मार्क्स या MCQ बनते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 100 मिनट्स। यानी 1 घंटा और 40 मिनट के अंदर आपने ये अपना पेपर फिल करना है। ये आपका जो यू सेट कैटेगरी आपकी मेडिकल है उसका जो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है 75 MCQ का। अब जो सेकंड सेक्शन है वो आपका है स्टेटमेंट बेस या ऐसे बेस। उसकी भी ने क्राइट उसकी भी एक स्पेसिफिकेशन है, उसका भी एक कोर्स क्राइटेरिया उसने दिया हुआ है, या डिवाइडेशन कह लें जो भी कह लें। तो उसमें आपका आर्गूमेंट बेस जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। फिर नरेटिव बेस है वो आपका 10 मार्क्स का है। तो अब आप देखें स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में राइट किया कि आर्गूमेंट बेस क्या चीज़ है और नरेटिव बेस क्या है। अगर आपकी ग्रिप इंग्लिश में अच्छी है तो उस पर अंडरस्टैंड कर लें, उर्दू में अच्छी है तो आप उस पर कर लें। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स वो आते हैं मेरे पास काफ़ी वो उनके लिए एक चीज़ नहीं होती है कि हमें ये नहीं पता कि आर्गूमेंट बेस हमने क्या वहाँ पे राइट करना है और जो नरेटिव बेस है वो क्या हमने राइट करना है। तो जो आर्गूमेंट बेस है बेसिकली ये एक किसी मौजू पर आप कह लें कि बहस होती है आपकी। तो आपने स्टेटमेंट दो तरफा देनी है, यानी कि आप खुद जो आप राइट कर रहे हैं या आप खुद एडमन हैं, तो आपने अगर बहस करनी है किसी मौजू पे, लेकिन आप जब बहस करें तब तो आप सिर्फ आप सिंगल ही हैं ना, सामने तो कोई नहीं आपके है। या अगर आप उसको आंसर लिख रहे हैं या आप सवाल कर रहे हैं तो बदले में आपसे भी सवाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप अकेले हैं। अकेले दो तरफा आपने दोनों साइडों पे आपने जो है अपना जो है दलाइल पेश करने हैं। और जिस तरफ वो फिर आप पे डिपेंड है कि आपकी सपोर्ट यानी कि उस तरफ है या इस तरफ है। जिस तरफ सपोर्ट आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पे दलाल ज़्यादा मजबूत होंगे। और जो चेकिंग करने वाला है उसको पता होगा कि इस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है या उस तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है, या उस तरफ उसका आप कह लें कि
रुझान ज़्यादा है या मैं इंटरेस्टेड उस तरफ है। तो अगर आप खुद एडमिन हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप इस तरफ को सपोर्ट ज़्यादा करें या उस तरफ को सपोर्ट आप ज़्यादा करें, या समटाइम दोनों को आप इक्वल लेके चलें, ये आप पे डिपेंड है। ये बेसिकली आपका आर्गूमेंट बेस है। फिर आपका नैरेटिव बेस जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये है कि आप के पास एक ऐसे होता है या आपके पास एक मौजू आप कह लें, या एक तरह से एक मजमून कह लें आपके पास होगा कि आपके पास जो स्किल्स हैं उससे जो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो कितनी हुई है, या आप पर कोई चीज़ आप बीती है उस पर आपने मेंशन करना है कि ये स्किल्स है मेरे पास, तो इस पे मेरी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हुई है। तो अब आप देख लें कि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने किया राइट किया है, तो जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब देख लें आपने स्टेटमेंट को उर्दू में ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है या आपने इंग्लिश में करना है, तो ये अब आप पे डिपेंड है। तो ये होता क्या है कि बेसिकली एचईसी ने इसका भी एक जो है कोर्स या कह लें कि इसकी भी एक उसने स्पेसिफिकेशन रखी है कि आप चाहे उर्दू में इसको अटैम्प्ट कर लें, ऐसे को उर्दू में अटैम्प्ट कर लें या आप इंग्लिश में कर लें, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन 400 से 500 वर्ड आपने वहाँ पे मेंशन करने हैं, ये ज़रूरी है। अगर 400 से 500 के बीच में अगर आप ऐसे राइट करते हैं तो वो वहाँ पे वो वैलिड माना जाएगा। आप कह लें कि एक तरह से उसमें वो उसको जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे पता होगा कि इसने 400 से 500 वर्ड लिखे हैं, तो कुछ लिखा है इसमें। तो कोशिश करें कि आप 400 से 500 वर्ड के बीच में ही अपना ऐसे को पूरा करें जो एचईसी की तरफ से अप्रूव है या एचईसी की तरफ से जो पूरा उसने क्राइटेरिया दिया वो है। तो ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 100 आपके मार्क्स बनते हैं। तो इसकी भी जो थी डिवाइडेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि 75 के एमसीक्यूज है, 25 का आपका स्टेटमेंट बेस है। तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन टोटल है वो बनता है 1 घंटा और 40 मिनट, और यानी 2 घंटे 20 मिनट बनते हैं। या परसेंटेज की बात करें तो 2.3 आवर्स आपका आता है। तो कोशिश करें कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी पेपर को हल करें। कोशिश करें कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपने पेपर को हल कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जब आपको पेपर आए तो कोशिश करें कि आप पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। अक्सर कैंडिडेट्स वो मेरे पास पिछले दिनों आए तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे साथ हुआ ये कि हमने जल्दी जल्दी से आंसर टिक किया, तो आंसर हमने टिक तो कर लिया, लेकिन जब पेपर दे के हम फ्री बैठे फारग बैठे तो वो जब हमने स्टेटमेंट को दोबारा से रीड आउट किया या पेपर को हमने जब दोबारा रीचेक किया तो हमारा आंसर गलत था। हमने जल्दी जल्दी में बस उसका आंसर टिक कर दिया और हमने स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया। तो कोशिश करें कि आप स्टेटमेंट पे फोकस करें। जब आपको पेपर आए तो आप 5-7 मिनट या 10 मिनट पहले पेपर को दें, पूरी पेपर को आप रीड आउट कर लें, उसके बाद आप उसका आंसर फिल करें। ये आपके लिए ज़्यादा आसान है, या आप कहेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि जो स्टेटमेंट आपको वहाँ पे शो हो रही है या जो आपको पेपर पे आई है उसको अच्छे से रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद ही आप अपनी आंसर शीट की तरफ बढ़ें और वहाँ पे आप फिलिंग करें। तो ये अगर आप ज़्यादा अगर कर लेंगे, देखें ना, अगर आपने पेपर जल्दी अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप अपना देख पूरा पेपर या फिल करके या अगर आप फारग बैठे हैं तो वो फारग बैठने से कुछ नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे पहले स्टेटमेंट को या अपने पेपर को स्टार्टिंग में 4-5 मिनट या 10 मिनट आप दे लें, ताकि बाद में इन केस पछताना ना पड़े आपको, क्योंकि जितना अच्छा फोकस या कॉन्सेंट्रेट आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो एक और बात बता दूं आपको कि अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि जब उनका पेपर वो जब अप्लाई करते हैं किसी भी एडमिशन के लिए या यूसेट के लिए, तो वो जो एचईसी ने आपको स्टेटमेंट दी है वो इससे बाहर तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपने इससे बाहर तैयारी नहीं करनी, वो फिर आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप चले जाएंगे या आपकी तैयारी उस तरफ चली जाएगी। कोशिश करें कि जो एचईसी ने आपको क्राइटेरिया दिया है उसी पे चलें, उसी को फोकस करें, क्योंकि मेरे पास अक्सर कैंडिडेट आते हैं और वो अपने सिलेबस से हट के तैयारी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप ऐसा ना करें, आप अपने ही जो स्टेटमेंट जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है एचईसी की तरफ से उसी को आप तैयार करें। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वर्बल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग कि ये उनके लिए एक नया पार्ट होता है, क्योंकि वर्बल जो आपकी रीजनिंग है उसकी जो आप कह लें कि जो उसका सिलेबस है वो बहुत लंबा है या बहुत वसी है कि उसे हम जो सारा नहीं कवर कर सकते। सारा कवर करने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए। तो अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि जो एचईसी ने 5 उनको जो जो दी स्टेटमेंट दी हैं वो उनसे हट के चल रहे होते हैं। तो जबकि जब पेपर आना तो उनसे हट के उनको क्वेश्चन पूछे नहीं जाना। एचईसी ने जो आपको सिलेबस दिया है उसको देने का एक मकसद है कि हमने टेस्ट इसी बेस पर लेना है, इससे बाहर टेस्ट नहीं आपने लेना, उन्होंने जो आप टेस्ट नहीं आपसे लेना। तो कोशिश करें कि इन्हीं स्टेटमेंट्स की आप तैयारी करें, क्योंकि जो आपकी वर्बल एबिलिटी है, जो आपकी क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है, इसका सिलेबस बहुत वसी है या बहुत ज़्यादा है। ये सारा कवर करना हमारे लिए टफ़ है।
आप उसका अब दूसरी भी तैयारी करें, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो आपकी है वो आप बाद में कर लें। जैसे आपने टेस्ट में अप्लाई किया, टेस्ट का अब आप अगर आपका टेस्ट 2 हफ्ते बाद है या 20 दिन बाद है या आपका 10 दिन बाद है, तो आपने इन्हीं स्टेटमेंट्स को टाइम ज़्यादा देना है, इससे बाहर नहीं जाना। आपने कोशिश करें कि आप जितना टाइम इनको देंगे अपने टेस्ट की डेट से पहले, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर जो आपका ऐसे है उसको थोड़ा सा अच्छा आप कर लें, ऐसे राइटिंग आप अपनी अच्छी करें। ऐसे राइटिंग आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो आपकी आपकी वहाँ पे है, जो आपने ऐसे राइट करना है उसको ज़्यादा अच्छा आप कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि इन स्टेटमेंट्स को आप तैयार करें। तो आज की जो हमारी वीडियो का जो था मौजू वो यही था, और मैं कैंडिडेट्स को सिर्फ यही ये बताना चाह रहा था कि जो आपका HEC की तरफ से जो टेस्ट होना है, यू सेट कैटेगरी आपकी मेडिकल है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप कोशिश करें कि मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर हैं या जिन्होंने आफ्टर FSC मेडिकल की किसी भी फील्ड में जाना है और उनका MCAT क्लैरिफाई नहीं हुआ या वो उसमें अपीयर नहीं हुए, तो उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।